नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जब सर्वोच्च अदालत अपने फैसले में जॉर्ज ऑरवेल की रचना 1984 का जिक्र कर दे तो यह बात लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले किसी भी सरकार के लिए शर्मनाक समझी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑरवेल का नाम होना ही उन तमाम आशंकाओं को वास्तविकता के करीब ले आता है जिससे सरकार अनजान बने रहने का नाटक करती है। ऑरवेल का जिक्र होना आपातकाल से आगे फांसीवाद की आहट का एक ऐसा संकेत है जिसे समझने की जिम्मेदारी अदालत ने आम जनता की समझ पर नहीं छोड़ी है, बल्कि अपनी तरफ से कह दिया है कि आज का भारत कहां खड़ा है और इस भारत में आपके पीछे कौन दिन रात खड़ा है। बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू, यह तो सुना होगा आपने। इसी 1984 से आया है जिसके रचनाकार का नाम है जॉर्ज ऑरवेल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जॉर्ज ऑरवेल का नाम एक बार आया है। उनकी सिर्फ एक लाइन है, लेकिन जॉर्ज ऑरवेल की हर पंक्ति उस तंत्र की सोच का हिस्सा है जिसे ऑरवेलियन स्टेट कहते हैं, जिसमें स्टेट साये की तरह नागरिक पर नजर रखता है, एक रहस्य की तरह उसके बेडरूम तक में हर पल रहता है, जिस रहस्य के डर से नागरिक करवटे तक नहीं बदलता, गुलाम की तरह सहमा रहता है। जिस तरह से आज के भारत में सरकार से सवाल पूछने को देशद्रोह से जोड़ दिया गया है, 1984 में ऑरवेल ने ऐसे ही हर शब्द का नया मतलब लिखा है। उपन्यास के चौथे पन्ने पर ही बताया है कि ऐसे स्टेट के लिए युद्ध शांति है, स्वतंत्रता गुलामी है और अज्ञानता शक्ति है। यह वही अज्ञानता है जिससे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के अंकिल और हिंदी प्रदेश के नौजवान खुद को ताकतवर समझने लगते हैं, हमलावर बन जाते हैं। मोतिहारी में जन्मे जॉर्ज ऑरवेल के उपन्यास 1984 की पंक्तियों की चर्चा तभी होती है, वहीं होती है जहां फांसीवाद और उसकी आहट होती है। पेगासस मामले में जांच कमेटी बनाए जाने का फैसला लिखते समय चीफ जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली के जहन में ऑरवेल की यह पंक्ति यूं ही नहीं आ गई होगी। इस फैसले में जॉर्ज ऑरवेल की एक ही पंक्ति है, लेकिन उस एक पंक्ति को ना तो आप पूरे उपन्यास की अवधारणा से अलग कर सकते हैं और ना ही इस फैसले को उस उपन्यास के बिना समझ सकते हैं। फैसले की पहली लाइन ही शुरू होती है ऑरवेल की इस पंक्ति से, इफ यू वॉन्ट टू कीप अ सीक्रेट यू मस्ट ऑल्सो हाइड इट फ्रॉम योर सेल्फ। यदि आप कोई राज रखना चाहते हैं तो आपको इसे अपने आप से भी छिपाना ही होगा। इसके बाद अदालत कहती है कि याचिकाओं में ऑरवेलियन चिंताओं को उठाया गया है कि कथित रूप से आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से यह सुनने की कोशिश हुई है कि आप क्या सुन रहे हैं, देखने की कोशिश हुई है कि आप क्या देख रहे हैं और पता लगाया गया है कि आप क्या कर रहे हैं। ऑरवेलियन चिंताओं को समझने के लिए आपको उनकी रचना 1984 पढ़नी पड़ेगी। अंग्रेजी के अलावा यह हिंदी और पंजाबी में भी है। क्या हिंदी के अखबार इस फैसले को विस्तार और प्रमुखता से छापेंगे ताकि आम जनता को ऑरवेलियन खतरों की समझ हो सके, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि किसी व्यक्ति को यह जानकारी हो कि कोई जासूसी कर रहा है, उसका असर उसके नागरिक होने के अधिकारों के इस्तेमाल पर पड़ेगा ही। ऐसे में वह खुद को सेंसर करने लगेगा, रोकेगा। अभिव्यक्ति की आजादी पर इसका डरावना असर होगा। यह प्रेस पर हमला है, इससे सही और भरोसेमंद जानकारी देने की प्रेस की क्षमता पर बुरा असर पड़ेगा। अगर हम आज के सुप्रीम कोर्ट फैसले के बारे में बात करें तो मैं तीन चीजों को रखना चाहूंगा आपके सामने। सबसे पहले कि इसकी अहमियत यह है कि जिस सवाल से सरकार अपने आप को बचाना चाह रही थी कि क्या आपने पेगासस खरीदा है, क्या आपने पेगासस इस्तेमाल किया है, अब कोर्ट ने कहा है कि जो नई कमेटी है, कमेटी इस सवाल का जवाब ढूंढ के निकालेगी। दूसरा पॉइंट कि राइट टू प्राइवेसी जो है, सरकार ने, हालांकि सरकार मानती है कि राइट टू प्राइवेसी है, लेकिन साथ साथ कोर्ट को हमेशा वो बता रही थी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो सवाल है, इसकी वजह से सरकार जो है पेगासस के बारे में कुछ नहीं बोल सकती। तो कोर्ट ने इस बात को खारिज किया है। कोर्ट ने कहा कि नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा अपनी जगह पे है, लेकिन इसको आप एक बहाना नहीं बना सकते अगर हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आम शहरी के जो ह्यूमन राइट्स है उसका वायलेशन की अगर हम बात करें। और तीसरा और एक तरह से सबसे अहम पॉइंट यह है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस की भी जम के रक्षा की सुप्रीम कोर्ट ने।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस किस्म की जो सर्वेलेंस है ये एक आज़ाद प्रेस पे जो है दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि एक चिलिंग इफेक्ट है। अगर पत्रकार अपने सोर्सेज के कॉन्फिडेंशियलिटी की रक्षा नहीं कर सकता तो जाहिर सी बात है कि जर्नलिज्म जो है, फ्री प्रेस, फ्री मीडिया हिंदुस्तान में फंक्शन नहीं कर पाएगा। और पेगासस का इस्तेमाल इतनी भारी मात्रा में 40 से ज़्यादा जर्नलिस्ट को निशाना बनाया गया। जाहिर है कि सरकार कहीं ना कहीं फ्री और इंडिपेंडेंट मीडिया पे दबाव रखने की कोशिश कर रहा था और इस बात को भी सुप्रीम कोर्ट ने आज माना। अब वायर की यह रिपोर्ट इतिहास का हिस्सा हो चुकी है, जिसे रविशंकर प्रसाद ने कभी अनाप शनाप साजिश वाजिश कह दिया था। किसी पत्रकार के फोन की जासूसी का मतलब है कि आप 114 रुपए पेट्रोल भराएंगे, गरीब होते जाएंगे और हमसे भी तकलीफ नहीं कह पाएंगे। पूछने पर यही कहेंगे कि सब चंगा सी। इसलिए कोर्ट ने कहा कि पत्रकारों के सूत्रों की सुरक्षा बहुत जरूरी है और यह मामला केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि आम लोगों की निजता के अधिकार का भी है। संसद चलनी चाहिए ताकि हम हमारे मुद्दे। जुलाई महीने में मॉनसून सत्र शुरू होने वाला था। वायर में पेगासस जासूसी कांड को लेकर खबर छप गई, जिसके लिए दुनिया के कई देशों के 80 पत्रकार कई दिनों से परिश्रम कर रहे थे। कुछ फोन के जासूसी होने की पुष्टि भी हुई और संभावित लोगों की जासूसी की सूची भी मिली, जिसमें आज के आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के भी नाम हैं। इसके बाद भी आईटी मंत्री ने संसद में कह दिया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया तो विपक्ष पर आरोप लगा कि वह सदन चलाने नहीं देना चाहता है, जबकि विपक्षी नेताओं के फोन की जासूसी भी सामने आ गई थी। पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा? क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। क्योंकि एक लिस्ट है जिसमें चीफ जस्टिस का नाम है, सीईसी का नाम है, ऑपोजिशन के नेताओं का नाम है, बीजेपी के मंत्रियों का, एमपीज का नाम है, बहुत सारे एक्टिविस्ट का नाम है। तो हमने पूछा ये किन लोगों पर यूटिलाइज किया गया था। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास? जवाब नहीं मिला। हमने पार्लियामेंट रोका, जॉइंटली विपक्ष मिलकर एक साथ खड़ा हुआ और हमने पार्लियामेंट को रोका। उस समय आपने भी कहा कि देखिए सरकार पार्लियामेंट चला रही है, कांग्रेस पार्टी और विपक्ष क्यों रोक रहे हैं? हमने इसलिए रोका क्योंकि ये हमारे देश पर आक्रमण है, हमारे लोकतंत्र पर आक्रमण है और हमारी जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है उसको नष्ट करने का अटेम्प्ट है। आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमेटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। कमेटी अपनी जांच करेगी। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक मूल्यों में संपूर्ण रूप से विश्वास करती है। इस पूरे मसले को लेकर आदरणीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी ने भी पार्लियामेंट के पटल पर अपने वक्तव्य को रखा था। वो वक्तव्य भी इस एफिडेविट के एनेक्सर में मौजूद है और आप सबने देखा था। वक्तव्य को छीनकर फाड़ देना, उस स्टेटमेंट की कॉपी को फाड़ देना और वो भी सदन के पटल पर, यह अपने आप में बहुत ही निंदाजनक थी। राहुल जी, आपने वही शब्दों को रिपीट किया है और हमें लगता है आप तो कोर्ट गए नहीं, मगर एफिडेविट में जो सरकार ने कहा था, आज उसी प्रकार से एक एक्सपर्ट कमेटी का गठन हुआ है। पेगासस पर्दाफाश के सामने आने के 2 दिनों के भीतर फ्रांस में जांच शुरू हो गई। भारत सरकार ने इसकी जांच क्यों नहीं की? केवल विपक्ष की साजिश बताती रही।
गोदी मीडिया और हिंदी अखबारों ने इसका कवरेज ही डिटेल में नहीं किया ताकि जनता कुछ समझ न सके। याचिकाकर्ता जगदीप चोकर ने कहा है कि क्या सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर खरीदा था? अगर सरकार ने नहीं खरीदा था तब तो और भी यह गंभीर मामला बनता है। इसके होने की जानकारी सरकार में किस किस को थी? राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर उन पत्रकारों के फोन की जासूसी नहीं कर सकते जिनकी रिपोर्ट और सवालों से सरकार को दिक्कत होती है। तब तो यह लोकतंत्र इंग्लिश में फिनिशे हो जाएगा। कोर्ट ने सरकार की तमाम दलीलों को ठुकरा दिया, साफ कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर किसी की निजता का हनन नहीं किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मई 2019 में व्हाट्सएप कंपनी ने पाया था कि उसके यूजर के फोन में पेगासस जासूसी सॉफ्टवेयर है। उस दौरान खबर आई थी कि कुछ भारतीय भी इससे प्रभावित हुए हैं। इसका जिक्र 20 नवंबर को संसद में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी किया था। व्हाट्सएप कंपनी ने ही सबको फोन कर बताया कि आपके फोन की जासूसी हो रही है। क्या तब 2019 में सरकार को जांच नहीं करनी थी? जब एक्सप्रेस की रिपोर्ट के लिए पत्रकार सीमा चिश्ती ने भारत सरकार के गृह सचिव व टेलीकॉम सचिव से सवाल पूछा, जवाब देने की जरूरत नहीं समझी गई। फैसले का शब्दशः अनुवाद मुश्किल है, लेकिन सार रूप में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अदालत ने जब याचिकाकर्ताओं के सामने कई आपत्तियां रखीं, तब कुछ और याचिकाएं आईं जिनमें कई ऐसे तथ्य सामने लाए गए जिन्हें खारिज नहीं किया जा सकता, जैसे प्रतिष्ठित सिटीजन लैब की रिपोर्ट, विशेषज्ञों के हलफनामे, दुनिया भर के समाचार संस्थानों में छपी खबरें, विदेशी सरकारों और कानूनी संस्थाओं की प्रतिक्रियाओं ने अदालत को यह सोचने के लिए मजबूर किया है कि यह मामला न्यायिक अधिकार के दायरे में आता है। बेशक सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह सारी रिपोर्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, किसी खास मकसद से छपी हैं, लेकिन उन्होंने मौखिक तौर पर ही ऐसा कहा। ऐसे मौखिक आरोपों से मामले को खारिज नहीं किया जा सकता। सुनिए तब रविशंकर प्रसाद ने किस दंभ से कहा था कि यह साजिश है। तो क्या भारत की राजनीति में कुछ लोग सुपारी एजेंट हैं क्या? मैं इस शब्द का प्रयोग कुछ जिम्मेदारी से कर रहा हूं। कुछ दल, कुछ नेता, क्या ऐसी अंतर्राष्ट्रीय कॉन्स्पिरेसी होती है तो उसके सुपारी एजेंट बन जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय साजिश की यह बोगस थ्योरी कोर्ट में पिट चुकी है। बल्कि कोर्ट ने यह कहा है कि भारत के नागरिकों की निगरानी करने में विदेशी संस्थाएं भी हो सकती हैं। तो क्या सरकार को ही जांच नहीं करनी चाहिए थी? अदालत के अनुसार सरकार ने अपना स्टैंड साफ साफ नहीं रखा। राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सरकार को हर बार फ्री पास नहीं मिल सकता, यह कहा कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में भी जिक्र किया है कि केंद्र सरकार को कई मौके दिए गए, लेकिन केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल नहीं किया और जो कुछ कहा वो पूरी तरह अस्पष्ट था। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को भारी कवायद करनी पड़ी, बहुत मेहनत करनी पड़ी। अगर केंद्र सरकार इस मामले में रुख लेता तो कोर्ट को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। दरअसल कोर्ट को ये कमेटी बनाने में करीब 40 दिन का वक्त लग गया, क्योंकि बहुत सारे जो सदस्य थे जिनको अदालत चाहती थी कि वो शामिल हो, बहुत लोगों ने निजी कारणों से इनकार किया। कुछ लोगों ने कहा कि हितों का टकराव होगा और कुछ लोगों ने यह भी कहा कि वो विवाद में नहीं पड़ना चाहते। अगर कोर्ट कहे कि किसी सरकारी एजेंसी या किसी और एजेंसी पर भरोसा करने के बजाय हमने स्वतंत्र रूप से एक कमेटी बनाई है, तो सरकार की क्या विश्वसनीयता रह जाती है? अदालत को कहना पड़ा कि उसे मूक दर्शक बनाने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। क्या यह टिप्पणी शर्मनाक नहीं है? कोर्ट ने कहा कि इसलिए जांच जरूरी है कि पता लगे कि इससे अभिव्यक्ति की आजादी और निजता के मौलिक अधिकार पर क्या असर पड़ा है, किस तरह से नागरिक प्रभावित हुआ है। क्या इस देश के नागरिकों की निगरानी में कोई विदेशी सरकार, एजेंसी, प्राइवेट संस्था शामिल है? यह भी आरोप है कि केंद्र या राज्य सरकारें नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन में शामिल रही हैं। इन सब कारणों से केंद्र सरकार की याचिका को हम खारिज करते हैं और एक एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं। इस कमेटी की कोई समय सीमा तय नहीं की गई है। 8 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर से सुनवाई होगी। इस कमेटी के 6 सदस्य बनाए होंगे, जिसके अध्यक्ष होंगे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस आरवी रविंद्रन, पूर्व आईपीएस आलोक जोशी, इंटरनेशनल इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन के अध्यक्ष डॉक्टर संदीप ओबेरॉय और इसके अलावा 3 अन्य तकनीकी विशेषज्ञ होंगे, जिनके नाम है राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और डीन डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी,
केरल के अमृता विश्वविद्यापीठम के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभारन पी और आईआईटी बॉम्बे के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी अनिल गुमस्ते। इस मामले में 9 याचिकाएं दायर हुई थीं। एडिटर्स गिल्ड के साथ साथ पत्रकार एनराम, प्रेम शंकर झा, परंजय गुहा ठाकुरता, शशि कुमार, रुपेश कुमार सिंह, इप्सिता शताक्षी, एसएनएम आब्दी भी याचिकाकर्ता बने। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के जगदीप एस चोकर के अलावा नरेंद्र मिश्रा, सुप्रीम कोर्ट के वकील एमएन शर्मा, पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा, सीपीएम सांसद जॉन ब्रितास और केएम गोविंदाचार्य ने भी याचिका दायर की। आज सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो पूरी तरह से एक संवैधानिक दृष्टि से दिया गया है और कोर्ट ने खुद वो बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया और कहा कि ये जो मैटर है, निजता का अधिकार एक बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है हर नागरिक का और उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है बट ओनली इन अकॉर्डेंस विथ लॉ, मतलब लॉ के हिसाब से, और वो भी प्रोपोर्शनैलिटी देखते हुए। ऐसा नहीं कि आप पूरा निजता का अधिकार खत्म कर सकते हैं। और इस केस में वो सारे कुछ स्टांस लिए नहीं गए बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ डिटेल प्रोवाइड ही नहीं की और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सारी जो उनकी एफिडेविट थी वो एक तरह से जो हमारे स्पेसिफिक एलिगेशंस थे उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं था। तो इसलिए उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टिया ये जो मैटर है इसमें हमने एक निजता के अधिकार के हनन का केस बना पाए हैं हम, और इसलिए इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है जो एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज के द्वारा की जाएगी अलॉन्ग विथ उसमें उनके साथ 6 मेंबर हैं कमेटी के। तो साफ तौर पर एक और बात सबसे बड़ी है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे भी बात की है जो बार बार वो कह रहे थे। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कुछ टिप्पणियां पेगासस मामले में भी की हैं कि विदेशी एजेंसी है, उस मामले में क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने देखिए 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने कही है। एक तो जो राष्ट्रीय सुरक्षा का जो ये इशू जो सरकार हर मैटर में जहां सिटीजन्स के राइट का हनन होता है उसमें एक जुमले के तौर पे छोड़ देती है कोर्ट में, तो उन्होंने इसको कहा कि आपने कोई ठोस मटेरियल नहीं दिया हमें कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा का हनन कैसे होगा। और जब आप कोर्ट के सामने कोई भी जाता है तो ठोस मटेरियल देना होता है, तो उन्होंने इसलिए इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के आर्गुमेंट को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा है कि इस अभी राष्ट्रीय सुरक्षा का कोई मतलब नहीं बनता है। कोर्ट ने खुद कहा कि हम कंसर्न हैं बहुत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, बट आप जेन्युइनली बताइए कि राष्ट्रीय सुरक्षा का किस पहलू पे इम्पैक्ट होगा। अगर आप जेन्युइनली कोई मटेरियल के साथ बताइएगा तो हम ऑब्वियसली उस एस्पेक्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ इसे एक जुमले के तौर पे छोड़िएगा और बिना किसी ठोस मटेरियल के, तो वो हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन सवाल वही है जिसके खिलाफ जांच है उसी को मदद भी करनी है कमेटी। जी हाँ, वो तो है और एज पिटिशनर्स हम होप करते हैं कि सरकार इस पर पूरा सहयोग देगी। इस ऐतिहासिक मुकदमे के लिए कुछ वकीलों के ऐतिहासिक प्रयास का उल्लेख भी जरूरी है। कपिल सिब्बल, श्याम दीवान, अरविंद दातार, चंदर उदय सिंह, राकेश द्विवेदी, मनीष तिवारी और मीनाक्षी अरोड़ा ने शानदार काम किया है। आम लोगों के फोन में सॉफ्टवेयर भेजकर बातचीत रिकॉर्ड करने का केवल मामला नहीं है। इस सॉफ्टवेयर से आपके फोन में फर्जी सबूत डालकर आपको हमेशा के लिए जेल में बंद किया जा सकता है। आपके फोन का कैमरा ऑन किया जा सकता है और देखा जा सकता है कि आप कहां क्या कर रहे हैं। सरल हिंदी में समझिए, आप नहा रहे हैं, सरकार देख रही है। आप कपड़े बदल रहे हैं, सरकार देख रही है। तो क्या आप कपड़े बदलेंगे और नहाएंगे, चाहेंगे कि सरकार देखती रहे? इसे कहते हैं निजता का उल्लंघन, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी। 1984 के एक हिस्से को पढ़ रहा हूं, आपको आज का भारत दिखाई देगा। जॉर्ज ऑरवेल लिखते हैं, पार्टी के अलावा किसी से वफादारी नहीं होगी, बिग ब्रदर के अलावा किसी के लिए प्यार नहीं होगा, दुश्मन के ऊपर विजय पाने के बाद जो हंसी होती है उसके अलावा कोई हंसी नहीं होगी, कला साहित्य विज्ञान कुछ नहीं होगा, हम सर्वशक्तिमान हैं, हमें तो विज्ञान की जरूरत नहीं होगी। मगर मत भूलो, सत्ता का नशा हमेशा रहेगा, बढ़ता रहेगा और महीन होता चला जाएगा। एक ऐसे विरोधी को कुचल देने का एहसास बना रहेगा जो असहाय और मजबूर है। अगर तुम्हें भविष्य की छवि देखनी है तो एक ऐसे जूते की कल्पना करो जो हमेशा के लिए एक इंसानी चेहरे पर ठप्पे की तरह मारे जा रहा हो। इस फैसले को पढ़िए, जॉर्ज ऑरवेल की 1984 को भी पढ़िए, है हिंदी में। एक दूसरे के बिना फैसला समझ नहीं आएगा। प्राइम टाइम में ब्रेक ले लीजिए, लेकिन इस सुंदर लोकतंत्र पर नजर रखने के काम से कभी ब्रेक मत लीजिएगा। बहुत कुछ ब्रेक हो चुका है। जो भी जनता बनने की कोशिश करता है उसकी पीठ तोड़ी जा रही है।
भाई मेरे सिर पे मत मारना इसके भाई। बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन खान और अन्य की जमानत को लेकर आज दूसरे दिन भी सुनवाई हुई। क्या क्या दलीलें रखी गईं, क्या हुआ, हमारे सहयोगी सुनील सिंह बता रहे हैं। आज सीनियर काउंसिल अमित देसाई ने अरबाज मर्चेंट के लिए पक्ष रखा और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि किस तरह से साजिश की जो धारा 29 लगाई गई है वो गलत है। इस पूरे मामले में साजिश बनती नहीं है, क्योंकि जो पंचनामा हुआ है, पंचनामे के तहत ही खरीद फरोख्त की जो आरोप लगा है उसका उसमें कहीं उल्लेख नहीं है, उसमें सिर्फ कंजप्शन की बात है। लेकिन इसी बीच मुकुल रोहतगी ने एक बहुत बड़ी बात आज बीच में जिरह के दौरान रखी, वो ये कि उन्होंने कहा कि अगर आर्यन खान का अरेस्ट मेमो देखा जाए तो उसमें कहीं भी स्पष्ट आधार का उल्लेख नहीं है, स्पष्ट आरोप का उल्लेख नहीं है कि उनके पास से क्या मिला था और उनका क्या अपराध है। उसमें सभी बाकी लोगों के पास से जो ड्रग्स बरामद हुए थे उसका उसमें उल्लेख किया गया था, तो साफ तौर पर वो स्पष्ट नहीं था। तो जो संविधान की अनुच्छेद 22 जो इंसान को लिबर्टी देता है उसका कहीं न कहीं यहाँ पर उसका हनन हुआ है। और ये बात जो है, संविधान में कोई गलती अगर की जाती है, एजेंसी की तरफ से की गई है, तो उसको रिमांड से ठीक नहीं किया जा सकता। ये पूरा मामला ही एक तरह से गलत बनाया गया है, ये उन्होंने बात कही। और उसके बाद फिर मुनमुन धमेचा के वकील अली कासिफ खान ने भी अपने मुवक्किल के लिए बातें रखी और ये बताया कि कैसे उनके पास से ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था, बल्कि एक गलत आरोप उन पर लगाया गया है। बहरहाल आज भी तकरीबन 2 घंटे चली बहस के बाद तीनों आरोपियों की तरफ से यानी कि बचाव पक्ष की जिरह पूरी हो चुकी है। अब गुरुवार को एनसीबी की तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह पक्ष रखेंगे और बताया जाएगा कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, जो अब तक की जांच की प्रगति है वो, और क्यों नहीं इन तीनों को जमानत मिलनी चाहिए। आप देख रहे थे प्राइम टाइम। नमस्कार।